वेलकम। और अपने सेकंड लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो देखिए, रदरफोर्ड ने जो पहला अपना मॉडल दिया था, यानी जो मॉडल एस्टेब्लिश होकर आया था, वो था कि न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर हम एनालाइज करें तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो अब काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो अब इस लॉजिक को एस्टेब्लिश करके उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी। तो ये बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले, फॉर डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट्स, कि अगर ऑर्बिट स्टेबल हैं, जे थॉमसन ने तो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा था कि ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स बाय मैग्नीट्यूड 1/4πε0, और दोनों चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा चार्ज है जो न्यूक्लियस का, जहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है, बिकॉज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही चार्जेस के लिए अगर मैं Q1 Q2 की जगह पे सीधा E² लिख दूँ, और नीचे इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हर वक्त R ही रहने वाली है, तो मैंने R लिख दिया, R²। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो mv²/r। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था कि अगर ऑर्बिट्स में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या ये मॉडल स्टेबल रहेगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब देखिए, यहाँ से हमें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है, तो उसी तरीके से एक्सप्रेशन को डिराइव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए हमें ½ mv²। तो देखिए, यहाँ से हम mv² की वैल्यू निकाल देते हैं। तो mv² आपको दिख रहा होगा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 E²/r। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ½ mv² होती है। तो यहाँ से अगर मैं ½ m सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देखिए mv² की वैल्यू यहाँ पर है, तो मेरे को सिर्फ ½ से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 1/4πε0 की जगह पे ये 4 जो है अब 8 बन जाएगा, बिकॉज ½ से मल्टीप्लाई हुई है, और बाकी पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज रिटेन रहेगा। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ से दूसरा एक्सप्रेशन हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका Q1 यानी KQ1 Q2/r, यानी इसे जनरली मैं बोलूँ तो यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन में R² नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है K, इसको K फॉर्म में नहीं लिखते, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए भी K है, इसके लिए भी K यूज़ करेंगे। तो आप देखिए स्टार्टिंग से ही 1/4πε0 लिखा है, तो यहाँ पर भी फिलहाल मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए बता दिया है, बट आप ध्यान रखेंगे इसको इसी तरीके से लिखेंगे 1/4πε0। अब देखिए, एक चार्ज है E और दूसरा चार्ज है -E। जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है थ्रू एनालिसिस, यानी हम अट्रैक्शन रिपल्शन से इसको प्लस माइनस को हटा देते हैं। बट जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये दोनों साइन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक तो E है, एक -E आपको यहाँ दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ओवरऑल ये बन जाएगा यहाँ पे -E × E² और नीचे R। तब आप देखो इस एक्सप्रेशन को भी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब एक और चीज़ है, इन दोनों को अगर टोटल एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी बेटा E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके सामने है इस तरीके से, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर ध्यान से इन्हें देखो, एक तो एलसीएम लेके भी आप ऐड कर सकते हो, बट जनरल मैं आपको बताऊं तो बेटा इस नंबर को अगर आप सोचो, ये 1 है, 1 मानो, माइनस को अलग से देखेंगे तो ये -1 की तरह नजर आ रहा है। अब मैं इसे -1 इसलिए बोल रहा हूँ, अब इसकी तरफ ध्यान दो। अगर ये 1/4πε0 है, ये क्या है 1/8, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, या यूं कह लीजिए ये नंबर ½ की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी अगर ये क्वांटिटी पूरी 1 है, माइनस ला के -1 है, तो ये क्वांटिटी ½ है।
अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यानी -1 प्लस हाफ, तो -½ ही आने वाला है। यानी अगर आप इसे लिख के भी ऐड करते हो पूरा प्रॉपर, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में ये हाफ, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर E²/r। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी का। अब आते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आ सकता है डेरिवेशन, बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट्स में एनर्जी का कंसेप्ट 11th क्लास में ग्रेविटेशन में भी होता है। सिमिलरली यहाँ पे तो बोर्ड में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल का इस्तेमाल करके ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। लेकिन और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो इनके बीच में रिलेशन। जैसे आप ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू टोटल एनर्जी। देखिए अगर माइनस का साइन हटा दीजिए तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, टोटल एनर्जी के बराबर। तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी का, इस तरीके से। फिर पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को भी अगर मैं रिलेट करूँ टोटल एनर्जी से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में ये काइनेटिक टोटल एनर्जी में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई जैसे करोगे एक्सप्रेशन आ जाएगा। बट क्योंकि हम सारा सेंस जो है मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख पाऊंगा ऐसे, माइनस लगाऊंगा पहले 2 टोटल एनर्जी। ठीक है, कई बार देखिए कई किताबों में सिर्फ 2 ही लिखा रहेगा, बिकॉज वो लोग इसका माइनस सिंबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम यहाँ पर सिर्फ टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड -2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है, या यूं कह लीजिए इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको लेवल सिंपल होगा कि आपको एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की दे रखी होगी और उसी ऑर्बिट में आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बोली गई होगी, तो आप इस रिलेशन से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि अभी रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। देखिए यूजुअली हर तरीके की बॉडीज, नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, ये हर तरह की रेडिएशन हर टाइम पे देते हैं। आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड कैमरे से दिखाया जाता है कई बार डॉक्यूमेंट्रीज में या फिर किसी वॉर लाइक सिचुएशन में कि लोग देख रहे हैं और हीट रेडिएशन आ रही है, तो नॉर्मली चीज़ें रेडिएशन एमिट करती हैं। अब होता यह है कि इस तरह के एमिशन का अगर हम कारण खोजें तो वो कारण हो सकता है उनके अंदर जितने भी एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलिजन कर रहे होंगे, तो गर्मी भी निकलेगी, अलग अलग तरह की रेडिएशन भी निकलेंगी, इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव, कुछ भी निकल सकता है। वो इंटरेक्शन कितना है, कितना एनर्जी गैप पे हो रहा है। लेकिन अगर हम इस स्पेक्ट्रम को बोलें तो ये सिर्फ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, यानी क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब है कि सारे तरीके की रेडिएशन हो सकती है, किसी की इंटेंसिटी कम, किसी की ज़्यादा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम गैसेस का एग्जांपल ले रहे हैं, उनके एटम्स को काफ़ी दूर दूर कर दें, मॉलिक्यूल्स को काफ़ी दूर दूर कर दें, और फिर उनसे अगर कोई रेडिएशन निकले, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये किसकी वजह से हुआ है, कि ये आपके मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ, यानी मल्टीपल एटम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने दूर दूर कर दिया। ऐसा ही हुआ जब हमने रेरिफाइड गैसेस, यानी गैसेस को एक वैक्यूम में ऐसा लिया और बहुत कम लो प्रेशर पे रखा उन्हें, ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर दूर रहें। और उस केस में जब हमने इसको एक्साइट किया, देखिए ये ट्यूब बनी हुई है आपके सामने, इस यहाँ दोनों एंड पे वोल्टेज लग सकती है, तो हमने इनको एक्साइट किया। एक्साइट करने के बाद देखिए एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का कंसेप्ट क्या है कि ये जैसे आपने प्रिज्म में जानते हैं लाइट को फैला देता है, तो प्रिज्म एक बेसिक काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर ही है, यानी वो आपके स्पेक्ट्रम को फैला देता है। तो इस तरह की जब हमने रेडिएशन को देखा तो हमें क्या दिखा कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एमिशंस हुए, यानी कुछ लाइनें हुई, हर तरह की रेडिएशन हमें नहीं दिखी, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स दिखी, जिसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्योंकि बहुत रेरिफाइड गैस है, लो प्रेशर की है, तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो सिंगल एटम पे कहीं ना कहीं बेस्ड होगा, क्योंकि भाई एटम्स आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, बहुत दूर दूर है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लैक बैकग्राउंड यानी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट लाइन से। तो मान लीजिए इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस थी, उसको एक्साइट किया और स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तो जब एमिशन हो रहा था वहां से, तो कुछ ही सेगमेंट में, देखो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, कुछ अलग अलग सीरीज नाम दिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिसने इनको खोजा, वहां पर केवल 91 से 122 में बीच में कुछ लाइनें नैनोमीटर में आ रही थी, 365 से 656, यानी सारी नहीं आ रही थी। तो बेसिकली इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा।
और इसका जो बेसिक कारण था वो था कि आपके कुछ ही सिंगल एटम की प्रॉपर्टी होगी। फिर क्या हुआ इन फ्यूचर कि भाई इसके बाद देखा गया कि अगर ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ है, हम क्या करें, इसी एमिटेड स्पेक्ट्रम जिस गैस से आया है, हम उस लाइट को मान लीजिए अब वाइट लाइट देते हैं जिसके अंदर सारा मल्टीपल रेडिएशन है। अभी तक हम विजिबल रेंज की बात कर रहे हैं, ये रेंज एक्सटेंड कर सकती है इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट सब में, बट हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी हमने एलिमेंट को एटम को एक्साइट किया, जैसे गैस थी कोई, उससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम था एमिशन स्पेक्ट्रा वो हमने देखा, उसमें कुछ लाइनें थी, फिर हमने वापस उसके ऊपर वाइट लाइट डाली, तो उसने क्या करा, उस वाइट लाइट में से भी जो पहले एमिट कर दी थी केवल उन्हीं को एब्जॉर्ब किया, यानी स्पेसिफिक कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नीचे है एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी आपको बताया था ब्लैक बैकग्राउंड पर कलरफुल या ब्राइट, अगर आपकी नॉर्मल बुक्स जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं तो उनमें वो डार्क ब्राइट का कंसेप्ट नहीं बता सकते, लेकिन जनरली देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है, ये पहले एमिट हुई थी, जब व्हाइट लाइट इस पर मारी गई, देखो ये स्पेक्ट्रम भी अगर ध्यान से देखो तो व्हाइट लाइट का ही है, आप पढ़ते हैं ना विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, लास्ट में ऑरेंज, ठीक है, रेड, तो वही पैटर्न है ये। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा, तो आप देख रहे हैं कुछ ही लाइंस यहाँ से एमिट हुई हैं, और जब आपने व्हाइट लाइट मारी तो इसने दोबारा उनमें से जो यहाँ पर कलर है वो वहां पर ब्लैक है, देखिए जो यहाँ पे कलरफुल है वो ऊपर ब्लैक है, ये हर तरीके के एलिमेंट में, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सबका अलग है। अब देखिए स्पेक्ट्रोमीटर बेसिक तो हमने बता दिया कि आइडियल स्पेक्ट्रोमीटर एक प्रिज्म है, बट इन रियलिटी अगर स्पेक्ट्रोमीटर आप जब फ्यूचर में भविष्य में पढ़ेंगे तो इनके लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स आती हैं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये इतनी छोटी सी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसके अंदर इतने से सेगमेंट में 15,000 स्पेसिंग्स हैं, यानी 15,000 लाइन्स हैं, इन्हीं के अंदर लाइट जब इंसर्ट करती है तो फिर डिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और लाइट फिर फैलती है। तो आप इस तरह का स्पेक्ट्रम केवल इन्हीं से देख सकते हैं। तो पहली चीज एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब आप रेरिफाइड गैसेस को या किसी एलिमेंट को ऐसे एक्साइट करते हैं तो वो बाद में एमिशन करता है, फिर आप वाइट लाइट या बाद में नेचुरल कोई स्पेक्ट्रम मारते हैं तो उसमें से वो वही जो पहले एमिट करा होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दुनिया ये स्पेक्ट्रम देख रही थी, पता था कि ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, अब इसका मेन प्रॉब्लम था कि इसको समझाएंगे कैसे। तो देखिए किसी मॉडल से, अभी रदरफोर्ड के मॉडल से भी ये समझ में नहीं आ रहा था, हम ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले इन रेडिएशंस की मैथमेटिक्स समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे, या कह लीजिए एक स्कूल टीचर थे, जे बाल्मर, वो आए और उन्होंने कहा कि देखो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा होगा, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, और इसमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस आ रही हैं, तो मैं इसमें से बताता हूं कि क्या लॉजिक है। अब लॉजिक नहीं कहेंगे, क्या मैथमेटिक्स है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जनरलाइज फॉर्मूला, वो केवल इस विजिबल पार्टिकल, देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद करके रखिएगा। जैसे लेमन की वेवलेंथ 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर, बाल्मर की 365 से 656, और ये पाश्चन की 820 नैनोमीटर से स्टार्ट है। आगे आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतने से ही आपका सीबीएसई बोर्ड में या फिर नॉर्मल जेईई मेन एग्जाम में भी काम चल जाएगा, मतलब ये रेंजेस भी ध्यान रखना। तो बाल्मर ने पहला ऐसा फॉर्मूला दिया था जहां उन्होंने कहा था भाई अगर तुम्हें ये वेवलेंथ बतानी हो कि कौन कौन सी एमिट होगी और कौन कौन सी एब्जॉर्ब होगी, तो फॉर्मूला है 1/λ r, यहाँ पे 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करो। अब इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, जैसे बाद में और भी साइंटिस्ट आए, क्योंकि बाल्मर का ये ट्रिक हिट कर गया, बाल्मर स्कूल टीचर थे तो केवल विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते थे, बाद में हमें देखो लेमन सीरीज है, पाश्चन सीरीज है, ये सब थे इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रीजन के, तो नॉर्मली दिखते नहीं है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जहां से ये रेडिएशन को हम विजुलाइज कर सके। तो बाद में लोगों ने इसको भी फॉर्मूले वाइज बना लिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो यूज होता रहा वो बाल्मर वाला ही था, यानी इसी फॉर्मूले में जरा से वैल्यूज के चेंजेस करके आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको लेमन सीरीज की सारी लाइन, यानी 91 के बाद कोई और आएगी, 102 आएगी और 122 तक जाएगी, आपको वो निकालनी है, तो n फाइनल की जगह पे यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, और n इनिशियल इससे बड़ा नंबर होगा 2 3 4 ऐसे। अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यूज डालते हैं, यानी n फाइनल को 1 कर देते हैं और n इनिशियल को इससे बड़ा नंबर रखते हैं, तब आपको मिलेगी लेमन सीरीज की सारी लाइन वाली ये फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ 91, जो भी आगे नंबर आते रहेंगे कंटिन्यूटी में। सिमिलरली बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल को 2, और इधर पाश्चन के लिए n फाइनल को 3, ब्रैकेट के लिए n फाइनल को 4 और n फाइनल को यहाँ पे 5 पी फंड के लिए।
और जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इससे बड़ा नंबर 3 4 5, यहाँ 3 है तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। सिमिलरली यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 6 7 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 6 7 8 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और क्वेश्चन आता है कि ये रेंज कहाँ थी, जैसे बाल्मर मैंने कहा विजिबल पार्ट था, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लेमन आता है यूवी रीजन में, बाल्मर विजिबल में, और बाकी सारे आईआर यानी इंफ्रारेड रीजन में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए यहाँ डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है कि आपको पता रहे कि भाई आपसे स्पेक्ट्रम का रीजन भी पूछ लेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब लॉजिक अभी भी नहीं पता, ये कुछ ऐसा है कि हमें पता है कि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें पता है कि बार बार आंसर 5 10 15 20 आएगा, तो हम एक फॉर्मूला लेके आ जाएंगे 5x, कभी x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो लेमन, ये जो बाल्मर ने भी ये फॉर्मूला दिया था उस वक्त में उसे भी नहीं पता था कि लॉजिक क्या है, हाँ बस फॉर्मूला सही रिजल्ट दे रहा था। यानी अगर आप यहाँ पे n2 डालोगे तो लोएस्ट जम है तो हाईएस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, यानी यहाँ पे आप n2 डालोगे तो आपको अपने आप ही 122 नैनोमीटर आ जाएगा। तो यानी फॉर्मूले से आंसर आ रहा था, लेकिन पता कुछ नहीं था। अब देखिए एटॉमिक के जो स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि देखो अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो कुछ ऐसा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आज के ज़माने का जो आज हम आधार कार्ड समझते हैं, जहाँ सारी डिटेल्स हमारी होती हैं, ठीक है। तो हमें आधार कार्ड में जैसे सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हर आदमी का इंडिविजुअल आधार कार्ड है, सिमिलरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये कह लीजिए लाइन स्पेक्ट्रा है, ये सबके आधार कार्ड की तरह ही है। जैसे आप हर एलिमेंट का यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें सन के अंदर पता करना है, हम जा तो सकते नहीं, तो वहाँ की जो रेडिएशन है उसको अपने अर्थ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्पेक्ट्रम से मैच करते हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई वहाँ आयरन है, वहाँ हीलियम भी है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ से रोबोट या सैटेलाइट हम भेजते हैं या कोई रोवर भेजते हैं, वो लैंड करता है मार्स पे, वो कैसे पता कर सकता है वहाँ पे भाई, क्योंकि लैब तो गई नहीं है, तो वो वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और वो डाटा यहाँ आता है, फिर हम उसे एनालाइज करते हैं हमारे अर्थ पे जितने भी एलिमेंट है उससे, और हमें पता चल जाता है कि भाई वहाँ पे पानी भी है, वहाँ ऑक्सीजन हो सकती है, ऐसे मैचिंग होती है। फिर देखिए मतलब इंपॉर्टेंट टूल है, आप एनालाइज कर सकते हैं कंपोजिशन को, अननोन कंपोजिशन को आप वैसे एनालाइज कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम को देख के। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि साइंटिस्ट जो है किसी स्टार के स्पेक्ट्रम को भी देख के उसके एटमॉस्फेयर में ये कि मतलब क्या कौन सा स्पेक्ट्रम है ये भी पता कर सकते हैं कि वो पास जा रहा है या दूर जा रहा है। तो इसमें एक और टर्म भी आती थी, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। देखिए मान लीजिए स्टार का कोई स्पेक्ट्रम है, उसमें कुछ वेवलेंथ्स हैं, अब वो स्पेक्ट्रम अगर आप जानते हैं ये पैटर्न है आपका विवग्योर, ठीक है, ये जनरल ऐसे जनरल नॉलेज वाली बात है। आप जानते हैं नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ जो है घटती है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने पे बढ़ रही है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, यानी वेवलेंथ सबसे बड़ी रेड की होगी इस पैटर्न में, तो रेड कलर की सबसे जो है बड़ी वेवलेंथ होती है। अब देखिए होगा क्या कि जब कोई जैसे हमने कोई स्पेक्ट्रम आया उसमें जो है वेव्स यानी वो स्पेक्ट्रम का पैटर्न, एक मिनट, वो स्पेक्ट्रम का पैटर्न मान लीजिए शिफ्ट कर रखा है रेड की तरफ, तो वो ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब आपको बोला जाता है कि भाई स्पेस, ठीक है, चलो मैं इसको जो है अभी ऐसे एक्सटेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा वो स्पेक्ट्रम यानी ये जो वेव है जब स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है तो बेटा ये जो वेव है ये भी स्ट्रेच हो जाएगी और वेव बढ़ेगी, यानी पहले वेवलेंथ कुछ थी, अब जब स्पेस खिंचा तो ये भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली कह देंगे कि जो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अब रेड की तरफ शिफ्ट तब हो सकता है जब चीज़ें फैल रही हैं, यानी वो दूर जा रहा है हमसे। तो कहीं ना कहीं यानी स्पेक्ट्रम को देखते हुए आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, कहने की बात ये है। लेकिन जो मेजर आपके कोर्स की बात है कि ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और जो है एनालिसिस के लिए है, और बेसिकली फिंगरप्रिंट जैसे मैंने कहा आज के ज़माने में आधार कार्ड की तरह भी काम करता है ये एलिमेंट्स के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक और ऐसा एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। और जो मैं बताऊं नया पैटर्न है 2025 से जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर वो आपसे डीपर इंट्रोस्पेक्ट कम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम किस लिए पढ़ रहे हैं। ज़्यादा डेरिवेशनों पे फोकस नहीं है, केवल कंसेप्ट फोकस है। अब लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हम रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां देखेंगे। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था, उससे क्या हो जाता है ये हमने समझ लिया।
उसका फॉर्मूला क्या था वो समझ लिया, लेकिन क्यों है वो समझने में दिक्कत रही जब तक हम रदरफोर्ड के मॉडल पे ही बेस्ड रहे। तो सबसे पहला रदरफोर्ड के मॉडल में जो लोग मतलब जो गलतियां हैं वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें बताती है कि दुनिया में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्यू अगर एक्सिलरेट करेगा या फिर ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हम पढ़ते हैं ऐसे, तो हमेशा इसके अंदर से रेडिएशन होगी, यानी ये कह लो ये ईएम वेव बनाएगा। अब बेटा जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा एक्सेलरेट करती है, यानी दुनिया की कोई भी सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर पे रहेगी, चाहे आप कांस्टेंट स्पीड से ही भाग रहे हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एटम में हमेशा एक्सेलरेटेड नेचर में है, और भैया एक्सेलरेशन अगर करेगा तो ईएम वेव भी छोड़ेगा। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हर घूमता हुआ पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ही, तो यहाँ पर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता रहेगा और धीरे धीरे जाके न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। अब इसका मतलब दुनिया में कोई भी एटॉमिक मॉडल या कह लो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट हम जानते हैं ऐसा नहीं है। तो अगर किसी का कोई मॉडल हम पढ़ रहे हैं और वो रियलिटी में एग्जिस्टेंस में ही नहीं हो सकता, जो हम जब जितना हम मैथमेटिक्स जानते हैं, जितना हमारी समझ है क्लासिकल, तो ये एक पहली प्रॉब्लम आई कि लोगों के मुताबिक अगर ऐसे घूम भी रहा है तो भी ये मॉडल पॉसिबल नहीं है। फिर एक और चीज कि लाइन स्पेक्ट्रा जो मैंने बताया, देखो लाइन स्पेक्ट्रा जैसा कोई लॉजिक नहीं। अगर मान भी लिया कि किसी तरीके से एटम का मॉडल ये खत्म नहीं होता है, चल रहा है जैसे भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे ऐसे स्पिन करेगा और धीरे धीरे एनर्जी छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई खास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, धीरे धीरे सारी तरीके से रेडियस को धीरे धीरे कम करता हुआ अंदर जाएगा। यानी जो रेडिएशन आएगी, ईएम वेव्स जो बाहर आएंगी, उनमें कोई खास ईएम वेव का कोई लॉजिक नहीं होगा, हर कंटिन्यूटी में रेडिएशन आएगी, यानी हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ की रेडिएशन धीरे धीरे ज़्यादा से कम होती हुई आनी चाहिए। बट हमें दिखता क्या है, हमें दिखता है लाइन स्पेक्ट्रा, कुछ खास इंडिविजुअल लाइंस। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब स्पाइरल इन्वर्ट करेगा तो कंटिन्यूस रेडिएशन आनी चाहिए, बट हमें क्या दिखता है, मतलब हमें लगता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन आता है लाइन स्पेक्ट्रा, यानी अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। दूसरा इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। ये दोनों मुख्य कारण रहे, और साथ में बॉन्डिंग तो अपने आप में है, जिसकी वजह से ये मॉडल जो है नहीं स्वीकार हुआ, यानी डायरेक्ट फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्हीं बातों को रखते हुए बोहर ने अपना नया मॉडल दिया, और जो कि कुछ हद तक ये सारी बातें जो अभी तक हम समझ रहे हैं इनको समझाने के लिए काबिल बना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।